हमारे माशरे में वो सारी बुराइयां जो है पैदा होना शुरू हो गई हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमारी एक प्राइवेसी होती है, हम लोग एक्चुअल में जो है वो नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते कि कानून हमारा जो है वो उतना अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी। नाज़रीन, हमारे माशरे की बुनियाद ख़ानदान पर रखी गई, लेकिन आजकल वही ख़ानदान टूट फूट का शिकार है, जिसमें अखलाकियात की कमी, जिसमें वायलेंस आपको दिखाई देता है। इसके अलावा जहाँ पे कमज़रफ़ी है, बेएतमादी है। रिसेंटली जो वाक़या हुआ हमारी सोसाइटी में वो आप लोगों की आंखों के सामने है, जिसने सोसाइटी को झंझोड़ के रख दिया। आयशा आपा का वाक़या, हुमैरा असगर का वाक़या और बलूचिस्तान में जो होने वाला वाक़या है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि हमारी सोसाइटी में फैमिली ब्रेकडाउन जो है वो क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, डे बाय डे क्यों बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा तैयबा जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। सारी आप कैसे में? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम अभी जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हमारी सोसाइटी में ख़ानदानी जो एक फैमिली एक इशू चल पड़ा है, फैमिली ब्रेकडाउन हो रहा है, इसकी बेसिक वजह क्या है? ख़ानदानी निज़ाम जो है वो कमज़ोरी का क्यों शिकार हो चुका है? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ही जो एक फ़ैमिली सिस्टम था वो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो फुल ऑफ आपके जितनी भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं या रिलीजियसली अगर आप देखें, या फिर लोगों के अंदर जो एक बॉन्ड होता था, लोगों का जो कनेक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। तो आपके मुआशरे में जितनी भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो कहाँ से बनते हैं? फैमिली से। तो फैमिली में जो है वो आजकल हम ज़्यादातर ये देखेंगे कि हम बात करते हैं मैं की, अपने नफ्स की, और हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर मैं इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हम भूल चुके हैं कि वो जो हम का कनेक्शन था, वो जो हमें जोड़ता था, वो जो हमारे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता था, वो हम था। और जैसे ही हमारे मुआशरे से हम निकल कर मैं आया है, तो आप देखें हमारे मुआशरे में वो सारी बुराइयां जो है पैदा होना शुरू हो गई हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और जिन्होंने हमारी फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया। उसके बाद आजकल देखिए कि हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें, हमारी एक प्राइवेसी होती है, जो कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप एक साथ रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है ये एक बुरा फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि आप अगर अलहदा अपने घर से रह रहे हैं तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे आप इमोशनली डिस्कनेक्ट ना हो। डिस्टेंस तो वैसे ही आ गया क्योंकि आप लोगों के घर अलहदा हो गए। और आजकल तो मोस्टली हमारी जो जनरेशन है, जैसे आपने आयशा आपा की बात की, मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो ओवरसीज़ और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है हम लोग अगर ओवरसीज़ नहीं है तो हम एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं। तो हमारी तो वो जो हमारा बिजनेस, हमारी जॉब्स, उन्होंने हमें वैसे ही इतना बाउंड किया हुआ है कि हमारे पास टाइम ही नहीं अपनों के लिए। ठीक, तो वहाँ पर जब आपका इमोशनल एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, वो ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद देखिए आपका क्या बचता है। आप क्वालिटी टाइम साथ नहीं गुजार रहे, आप रोज़ कॉल करके नहीं पूछ रहे, आप हफ्तों कॉल करके नहीं पूछ रहे। आयशा आपा के सीन में क्या था? ये इंडिकेट करता है कि बच्चों का अपनी माँ से इतना डिस्कनेक्टेड थे वो लोग कि अगर आप रेगुलर कॉल कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन नेक्स्ट डे पता चल सकता है कि मतलब उनसे बात नहीं हो पा रही है, हम उनको कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं रिसीव कर रही है। बल्कि मैंने ये सुना है कि आयशा आपा कॉल करती थी तो उनके बच्चे कहते थे वी आर बिजी। दिस इज़ वेरी लेम एक्सक्यूज़। मैं आपको बताती हूँ, मैं 18 घंटे भी काम करती हूँ ना, तो मेरे अगर फादर का या मेरी फैमिली का या जो लोग मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर है, मिडल ऑफ द वर्क भी अगर किसी का फ़ोन आए तो हम उसको प्रायोरिटी पर अटेंड करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में और आपका आज ये डिजिटल जो दौर है, आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपके जो इतने करीबी लव्ड वंस, आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिबलिंग्स, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि आप रेगुलर बेसिस पर उनको पूछ भी नहीं रहे हैं, उनका हाल भी नहीं पूछ रहे। तो दीज आर द रीज़न, और भी बहुत ज़्यादा रीजंस है कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आपको आपके अंदर जो कल्चरल वैल्यूज़ थी आप उनको भी भूल चुके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरह से बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, और ये हमारी सोसाइटी का एक साइड रूप भी कह सकते हैं, हमारी पिंडी में भी वाक़या हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम क्या है, हम किस तरह से देखते हैं ये वाक़यात हो रहे हैं, ये किस मसाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं? अच्छा, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप अपने रिलीजन से दूर हैं, क्योंकि हमारे रिलीजन ने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया तौर पर, इवन आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को भी एक्सप्लेन किया है। तो जब हम रिलीजन से दूर होंगे तो फिर तो आपकी ज़िंदगी में और आपके माशरे में, आपके मुल्क में हर जगह जो है वो बुराइयां पैदा होंगी। जब हम
अपने आप को हर चीज़ का हाकिम समझ बैठते हैं और हम ये समझते हैं कि दीन भी हम अपने अकॉर्डिंग जो है उसको लेके चलेंगे, तो फिर वहाँ पर ऐसे ही आप गैरत के नाम पर कत्ल करेंगे। अल्लाह ताला ने तो कभी भी मतलब ना कुरान पाक में ना हदीस में हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि आप जो है ना वो आपको अगर लगे कि अगला बंदे की वजह से आपकी इज़्ज़त और गैरत का मसला बन रहा है, उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त चली गई है, तो आप जाके उसको कत्ल कर दें। बल्कि कहा गया है कि अगर आपने एक जान को कत्ल किया तो इसका मतलब है कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ऐसी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन बात यह है कि हमारे अंदर वो जो मेन मसला है ना वो तरबियत का है। हम लोगों ने जो अपनी प्रायोरिटीज़ है ना उनको चेंज कर लिया। हम लोग एक्चुअल में जो है वो नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ कि मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, इतना नॉलेज तो दीन का मुझे होना चाहिए, लेकिन अभी मुस्लिम लेकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों से, जब आपको रेगुलर आपका कनेक्शन रहता है तो आपको पता ये चलता है कि अमल में ये लोग इतना ज़ीरो हैं। वरना मेरी जैसी लड़की पहले भी समझती थी कि नहीं, जो लोग दीन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो उतना दीन पर ज़्यादा अमल करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग सिर्फ अच्छा बनने के लिए, नेक बनने के लिए दीन की बातें करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो जनरली आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आ ही नहीं सकता। अगर आप दीन पढ़ रहे हैं और दीन सीख रहे हैं और उसके साथ आपको लग रहा है कि ये दीन मुझे सही रास्ते पर गाइड कर रहा है, तो फिर वो रास्ता चैलेंज वाला है, फिर वो कंफर्ट वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत घर की बेटी ने नीलाम कर दी है, खराब कर दी है, तो आपको वहीं पर तो सबसे मुश्किल फैसले लेने थे, आपको वहीं पर तो सब्र दिखाना था, वहीं पर तो आपकी अकल का अंदाजा और आपके शऊर का अंदाजा पता चलना था। लेकिन आपने सबसे इजी काम किया। दिस इज द इजीएस्ट वे। किसी को मार देना, किसी को जान से मार देना, जान ले देना, उस चीज का काम। उसके बाद क्या, बाद में ये जो सारी चीजें हैं, क्या इस दुनिया में मोहब्बत खत्म हो जाएगी? क्या जो लड़कियां इंडिपेंडेंटली अपने जिंदगियों के फैसले करते, क्या वो लेना छोड़ देंगी? बल्कि और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी। मर्द अपनी जो है वो एक डर बिठा रहा है। मैं यहाँ पर जेंडर को नहीं कंसीडर करती। आप किसी के साथ भी इस तरह का जुल्म करते हैं तो आप सिर्फ एक चीज आप लोगों के दिलों में डालना चाहते हैं, वो है डर, कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए कि अगर कल को किसी ने इस तरह से किया तो हम उसको भी इसी तरह से जो है ना वो कत्ल करेंगे। आपके पास राइट ही नहीं है, मुझे तो कोई दी। वो ना दीन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना दुनिया के अकॉर्डिंग। और हमारी पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मसला क्या है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर आपका फॉलो नहीं किया जाता, उस मुल्क में आप एक लड़की क्या, आप हजारों लड़कियां कत्ल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी कोविड आया था, सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि लोगों ने डर की वजह से मास्क पहनना शुरू कर दिए? तो जो लोग आज इतनी आसानी से कत्ल करके फरार हो जाते हैं, इसका मतलब है कि कानून हमारा जो है वो उतना अपना रोल प्ले नहीं कर रहा जो रहना चाहिए। जो बड़े घर के लोग हैं वो कत्ल भी करते हैं, बच भी जाते हैं, और उनके फरार की वजह से हमारी सोसाइटी में यही बुराइयां जो हैं, ये एक वाक़या है, कितने वाक़या बारे में है जो रिपोर्ट ही नहीं होते सोशल जजमेंट की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े घरों के मसले होते हैं। लोग तो घरों में अपनी बेटियों को मार के दफन करके, इवन दो के मोहल्ले वालों को पता नहीं चलता है जब से हमारे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे अभी आपने जैसे बात की कि हमारे घर के भी इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन गैप भी होता है, घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। कहीं क्या ये भी वजूहात हैं? सोशल मीडिया का क्या किरदार है? क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इन तमाम मामलात में? और घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो किस तरह से हमारी जो ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं और हमें इस तरह के फ़ैसले करने पर मजबूर कर रहे हैं? अच्छा, जो हमारा फैमिली सिस्टम है ना, मैं एक चीज़ समझती हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो आपका फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाती है ना घर से, वो औरत बनाती है। मर्द उसमें कंट्रीब्यूटर हो सकता है, लेकिन जो मेन आपकी तरबियत है ना कि फैमिली बॉन्ड कैसा होना चाहिए, वो मेनली जो है ना वो सिखा औरत रही होती है। औरत ही जो है ना वो अपने घर को मोहब्बत से बनाती है। तो जिस घर की परवान ही जो है वो मोहब्बत से चढ़ेगी, उसके घर में हर फूल होगा, खुशबू होगी, तो उस घर में तो ये नेगेटिविटी होगी ही नहीं। और उस घर में ओपन कम्युनिकेशन होगी, फ्रीडम होगी। अगर आप कोई गलती करके आ रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आप किसी को पसंद नहीं कर रहे, किसी ने आपको मिसयूज किया है, तो आप ओपनली जो है वो अपनी मदर फादर किसी से डिस्कस करते, क्योंकि आपने घर का माहौल ऐसे बनाया हुआ है। और वहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप इमोशनल जो आपका कनेक्शन है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी शेयरिंग वहीं पर होगी जहाँ पर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है, वो चाहे आपके पेरेंट्स हैं या दोस्त हैं, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये डर हो ना कि ये जो मेरा घर है ये एक पुलिस स्टेशन है, और जहाँ पर मैं बाहर से कोई भी गलत काम करके आऊँगा और मेरे अब्बा जान मुझे सज़ा सुनाएंगे और अम्मा जान जो है 2 थप्पड़ लगाएंगी,
तो वहाँ पर जो बच्चे हैं कभी भी आके अपनी गलत बात को घर में नहीं शेयर करेंगे, और जहाँ वो बात शेयर करेंगे वहाँ पर मे भी उनको राइट गाइडेंस ना मिले। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर पेरेंट्स ही अपने घर के माहौल को ठीक रखें तो इस तरह के जो माशरा ठीक हो सकता है। अच्छा, अगर माशरे की बेहिसी की बात करें तो ज़िम्मेदारी आप किसको देती हैं कि ये एक क्या वजूहात है कि ये एक हमारे माशरे की पूरे की ज़िम्मेदारी है? इतनी जो बेहिसी होती जा रही है लोगों में, और कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। अच्छा, मैं क्या कहूँगी कि अगर मैं एक बेहिस हूँ तो मैं एक इस माशरे का हिस्सा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेहिसी को पहले कम करना है। अगर मैं बेहिस हूँ तो मेरे 4 बहन भाई बेहिस हैं, मेरे पेरेंट्स बेहिस हैं, मेरे इर्द गिर्द के 10 लोग बेहिस हैं। तो माशरा बनता ही हम लोगों से है, और उसके बाद जो है बेहिसी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे लिए बहुत आसान है किसी को ब्लेम करना, बहुत आसान। उसने ये किया, उसने ऐसे किया, उसने जुल्म किया। हमारी जो जितनी भी पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होता है, आप कभी नोटिस करें वहाँ पर बैठे क्या बात होती है, फलां ने फलां के साथ ये गलत किया, फलां की बहू जो ने उसने ऐसे किया, फलां के घर में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप उन्हीं खवातीन को और उन्हीं अफराद को आप उनके घरों में लेके जाएं और उनके बच्चों से पूछें कि आप लोगों के घर का सिस्टम क्या है, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि इनके घरों में क्या हो रहा है। तो ये जो बेहिसी की बात है, बेहिसी सिर्फ ख़त्म एक ही तरह से हो सकती है कि आप अपने अंदर झांकेंगे आप कितने बेहिस हैं। आप पहले खुद को देखें, और आपके अंदर से बेहिसी खत्म होगी ना, आप लोगों का एहसास करना शुरू करें। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन लोगों ने दूसरे लोगों का एहसास किया है, वो इतना तकलीफ में गए हैं, लोगों ने उनको इतना तोड़ा है कि वो बेहिस हो गए हैं। ये भी एक चीज़ है, ये इसका नेगेटिव। लेकिन मैं हमेशा कुछ लोगों को कहती हूँ, लोग आते हैं कहते हैं हम नेकी कर करके थक चुके हैं, हम लोगों का एहसास कर करके थक चुके हैं। हम लोगों के दर्द का एहसास करते हैं, लेकिन जब हमें कोई कंधा चाहिए या हमें कोई सहारा चाहिए तो कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर ये तय करते हैं कि अब हम भी बेहिस होंगे। बिल्कुल। तो मैं उस टाइम पर हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपको इस मुआशरे में हमेशा जो अपना रोल है वो ज़रूर प्ले करना है, और आपको अपने बड़े ज़र्फ़ का हमेशा मुज़ाहरा करना है अगर आप इस मुआशरे में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा मुबशर साहिबा कि जैसे अब आजकल पसंद की शादी का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये भी रिसेंटली वाक़या हुआ, और पसंद की शादी के बाद डाइवोर्स का हो जाना, फिर बहुत सारे इशू, लड़की ने खाविन ने जो है अपनी बीवी को मार दिया। इस्लामी नुक्ता नज़र से शादी का इख्तियार और इसका जो दायरा कार है क्या है, और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उस हवाले को उसको मद्देनज़र रखते हुए बताइएगा। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि शादी जो है ना, वो एक आपका दो जो नामुकम्मल इंसान है ना, वो इकट्ठे होते हैं और उस रिश्ते को मुकम्मल करते हैं। और शादी मुझे लगता है पीस के लिए की जाती है, सुकून के लिए की जाती है। जब दो लोग आपस में मिल रहे हैं और आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप था 4 साल 5 साल जितने भी साल, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपने शादी करनी, तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप एक दूसरे के लिए सुकून बन सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि आप जो है वो इतने साल के मुझे वहाँ पर बहुत हैरत होती है, 4-5 साल के रिलेशनशिप के बाद भी अगर आपकी डिवोर्स हो रही है तो फिर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गैप कहाँ पर था। अब वहाँ पर गैप क्या है, वहाँ पर आपने फिक्शन की बातें की, वहाँ पर आपने मूवीज एक साथ देखी, खाना पीना एक साथ किया, शॉपिंग एक साथ की, लेकिन वहाँ पर जो मैरिज का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला फैक्टर था और जो आपकी दो इम्परफेक्ट चीज़ें थी, जो आपकी वीकनेसेस, वो तो आपने डिस्कस ही नहीं की, क्योंकि आप सब अच्छा डिस्कस कर रहे थे। लेकिन पसंद की शादी में अब ये भी तो है ना कि जो अभी वाक़या भी हुआ कि पसंद की शादी जो है एक मसला बन गई है हमारी सोसाइटी में, कि पसंद की शादी नहीं कर सकते हैं, घर वाले ख़िलाफ़ हो जाएंगे, इधर से लड़की वाले के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें सही हैं, और क्या हमें इन इक़दामात पे कानूनी तरीके से भी इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? क्या लॉ को भी देखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को? अच्छा, जितना लव मैरिजेस के बाद डिवोर्स रेट हाई हो रहा है ना, तो मैं लव मैरिजेस के अगेंस्ट नहीं कि मतलब मुझे लगता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया था तो उन्होंने रिश्ता भिजवाया था। पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन एक मैं चीज़ ज़रूर कहूँ, ये 4, 5, 3 साल 2 साल के रिलेशनशिप्स रख के उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हम लोगों ने क्या चूज़ करनी, ये चीज़ें गलत है। आप किसी को पसंद करते हो, आप बैठो, एक मीटिंग करो, फैमिली को इन्वॉल्व करो और चीज़ों को प्रोसीड करो। जब आप चीज़ों को अपने गलत तरीके से लेके चलोगे ना, तो वो उन चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा गलत ही होगा। तो उसमें ज़रूरी ये है कि आपको अगर कोई पसंद आ रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटी आपकी जो है वो मैच होती है कि नहीं होती। फिर आप देखें कि आपकी जो जितनी भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, वो मैच करता है कि नहीं करता, कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें।
कंपैटिबिलिटी मैच करती है, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, शादी करें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब बच्चे मिलते हैं, बात करते हैं, 2-2 साल चैटिंग पर रहते हैं, उनकी फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। अगर वो शादी डिसाइड करते हैं 4, 5, 6 साल बाद जाके पता चलते हैं कि अगेंस्ट होते हैं, कास्ट इशू है जी, कास्ट इशू है, यहाँ पे जी वो एक बहुत छोटी सिटी में रहते हैं, यहाँ हम बहुत अमीर हैं, वो बहुत गरीब, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वहाँ पर 4-5 साल के बाद जाकर जो आपको इमोशनल ट्रॉमा मिलना है, एक ब्रेकअप आप करोगे, उससे बहुत बेहतर नहीं है कि आप शुरू में अगर चीज़ें डिसाइड कर लो। जिन्होंने जेन्युइनली साथ चला ना, मैंने ऐसे कॉलीग देखे हैं, 1 महीने में उनको बंदा पसंद आया, बंदी ने बैठ के बात की, 3 महीने में निकाह हुआ, 6 महीने में शादी होगी, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और ये सही तरीका है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट्स को और उन हमारे नौजवानों को भी, अगर कोई इस तरह का शादी का स्टेप लेना चाहते हैं, या जिस तरह से हमारे आजकल घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या मैसेज देंगी? अच्छा, शादी के हवाले से मेरा जो मैसेज है आजकल की यूथ के लिए वो ये है कि शादी जो है वो एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी जो है वो 2 इम्परफेक्ट लोगों का एक कनेक्शन है, और उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है या नहीं करती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको शादी से पहले डिसाइड करनी होती हैं, बेशक वो आपके फाइनेंशियल चीज़ें हों, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी हो, आप स्पिरिचुअली कहाँ पर हैं, आप फिज़िकली कहाँ पर हैं, आप सोशली आप कहाँ पर हैं। और इसमें से सबसे ज़रूरी और अहम बात, शादी के बाद आप 5, 6, 1 साल, 2 साल आप हस्बैंड रहती हैं और आप वाइफ रहते हैं। ये बातें ज़रूर डिस्कस करें कि बीइंग अ मदर आपका क्या रोल होगा, बीइंग अ फादर आपका क्या रोल होगा, आप कितने अच्छे फादर बन सकते हैं, आप कितनी अच्छी मदर बन सकती हैं, और एज अ टीम आप कैसे काम कर सकती हैं। एक गोल है और एक टीम है, लेकिन इस टीम में दोनों को अपना इक्वल रोल प्ले करना है। तो ये चीज़ें जब आप इनिशियली डिसाइड करेंगे और आप ये लिखेंगे कि हमारी लाइफ में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा या कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी मुश्किल टाइम आएगा, तो हम दोनों ने एज अ टीम मिलकर किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। क्योंकि अच्छी चीज़ों में हमेशा हर लोग हमेशा साथ होते हैं, दोस्त हों या पार्टनर्स हों, लेकिन बात उस चीज़ पर आपने ज़रूर डिस्कशन करनी है कि मुश्किल टाइम में हम दोनों जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करेंगे। तो होपफुली कि आपकी ये जो शादी है वो बहुत पुरसकून खुशहाल गुजरेगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। और अगर आप ज़िंदगी में कोई इस तरह का फ़ैसला करना चाहते हैं तो पहले अपने पेरेंट्स से बात करें। लड़ाई झगड़ों से मामला हल नहीं होते, मोहब्बत से, प्यार से हल किए जा सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाएं, एक ऐसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें जहाँ से लड़ाई झगड़े ख़त्म हों। और हम लोगों को ही अपनी सोसाइटी को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, बजाय कि हमारे साथ या हमारे हमसायों ने। इसी के साथ सादे बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।